मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आ जाइए। कैसे हैं आप सभी? आइए। आइए मेरे बच्चे। देखिए यार, साधारण ब्याज में कुछ नई बात आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। आइए मेरे दोस्त। पहली चीज, मान लीजिए कोई P1 प्रिंसिपल है, R1 रेट है, T1 टाइम है, बटे 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हुआ मेरे बच्चे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। आपने कहा जी सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों, कोई दूसरा प्रिंसिपल है, कोई दूसरी रेट है और कोई दूसरा ही टाइम है, बटे 100। ये भी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। और अगर मैं कहूं कि भाई ये साधारण ब्याज और ये वाला साधारण ब्याज दोनों आपस में बराबर है, दोनों ही साधारण ब्याज मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर है, दोनों ही साधारण ब्याज आपस में बराबर है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि भाई दोनों साधारण ब्याज आपस में बराबर हैं, तो इनके प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा, यानी P1:P2 क्या होगा, ये मैं जानना चाहूंगा। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा मेरी बात को और समझने की कोशिश करिएगा। एक ही बार में समझ जाएंगे, चटकियों में। जब भी मेरे बच्चे ऐसे चीजें इक्वल दे रखी होंगी तो जो कट सकता है उसे काटने की कोशिश करी ही जाती है। 100 से 100 काटा जाता है। कहो तो काट दो, कहो तो काट दो। बिल्कुल सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे P1 और P2 का रेशियो चाहिए तो P1 में यही रखूंगा, P2 बटे ले आऊंगा, तो होगा क्या? R2, या बल्कि ऐसे ही मेरे बच्चों में तीसरा भी ले लेता हूं, P3R3T3 अपॉन में 100। मतलब जरूरी नहीं दो ही केसेज हो, बहुत सारे केसेज हो सकते हैं, तो अलग अलग ऐसे इक्वल होंगे तीनों सिंपल इंटरेस्ट। फिर आपसे पूछ लेगा कि भाई प्रिंसिपल का रेशियो बताइए, टाइम का बताइए या रेट का बताइए। तो मैं क्या करता हूं, आपको समझाने के लिए तीनों को के इक्वल मान लेता हूं। तीनों को किसके इक्वल मान लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों? के इक्वल मान लेता हूं। मान लिया जी। अब मेरे बच्चों ये बताइए, अगर ये तीनों वैल्यू के बराबर है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी के बराबर है, यानी P1R1 × T1, ये भी के बराबर है, बटे 100 के बराबर है। तो अगर मैं P1 की वैल्यू जानना चाहूं आपसे तो क्या होगी? 100 × के। आप कहेंगे हाँ, और अपोन में चला जाएगा R1T1। आप कहेंगे बिल्कुल सही। ऐसे ही मेरे बच्चे P2 की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 100 × के R2 × T2। P3 की वैल्यू निकालोगे तो 100 × के R3T3। आप कहोगे हाँ सर ऐसा निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जब मेरे भाइयों आप इनका रेशियो निकालोगे तो होगा क्या कि ये कटता चला जाएगा, ये कटता चला जाएगा और इनके प्रिंसिपल का सीधा सीधा रेशियो आ जाएगा 1/R1T1, 1/R2T2, 1/R3T3। अब मैं यहां से एक सीधा सीधा फार्मूला लिखवा रहा हूं मेरे बच्चे, और ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए यहां P1 प्रिंसिपल है, R1 रेट है, T1 टाइम है, और इनका साधारण ब्याज इतना बना। यहां कोई दूसरा प्रिंसिपल है, कोई दूसरी रेट है, कोई दूसरा टाइम है, और इनका साधारण ब्याज इतना बना, और ऐसे ही और भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो कहे कि इन दोनों प्रिंसिपल का रेशियो बताइए क्या होगा, तो आपको प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है, तो सीधा ही याद रखना है 1/R1T1 = 1/R2T2। R2T2 ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपके मूलधन का अनुपात। हाँ जी, बात समझ में आई? ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर सवाल में आपसे R1 का रेशियो पूछ ले, R1 R2 के, भाई दोनों रेट का रेशियो बताइए। अगर
दो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल है, दो डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए इन्वेस्ट किए गए, दोनों जगह से सिंपल इंटरेस्ट इक्वल आ रहा है, तो रेट का रेशियो बताइए। तो उसका तरीका हो जाएगा क्या, 1/P1T1 इक्वल सॉरी इज टू 1/P2T2। ये भी मेरे बच्चे इक्वल हो जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही मेरे बच्चे अगर आपको प्रिंसिपल भी दे रखा हो दोनों और रेट भी दोनों जगह दे रखे हो, टाइम का रेशियो पूछो और कहे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1/P1R1 1/P2R2। बस ये बेसिक लॉजिक याद रखिए यार, और कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, सवाल अपने आप खटाखट निकलते चले जाएंगे। हाँ जी, अब मैं आपको इस पे सवालों की प्रैक्टिस कराता हूं, आइए जरा। एक बार आप सवाल पढ़िए फिर मैं समझाता हूं। कह रहा है जी 13,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए, दूसरे भाग पे 4% की दर से 5 साल के लिए और तीसरे भाग पे 10% की दर से 4 साल के लिए दिया गया। इफ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ईच पार्ट इज इक्वल, कहता है तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। मीन समझने वाली जो लाइन है वो यही है कि भाई तीनों से जो प्राप्त साधारण ब्याज है वो बराबर है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट वी रिसीव्ड फ्रॉम एवरी पार्ट इज इक्वल, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ईच पार्ट इज इक्वल, कहता है प्रत्येक से साधारण ब्याज जो मिला है वो बराबर मिला है, तो दूसरे हिस्से की वैल्यू बताइए क्या होगी। आइए मेरे दोस्त, आपको क्या इक्वल दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल दे रखा है। अगर साधारण ब्याज इक्वल दे रखा है, अमित भाई धीरे धीरे पढ़ते रहो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए ध्यान से, कह रहा 13,000 रुपए को 3 भागों में बांटा, ये पहला भाग हुआ, ये दूसरा भाग हुआ, ये तीसरा भाग हुआ। तीनों का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, तो पहले भाग की वैल्यू जानते हो क्या होगी, R1 इंटू T1। तो पहले भाग को 5% की रेट से 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो 5% की रेट से 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया, बहुत सुंदर। दूसरा भाग को 4% की रेट से 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 4% की रेट से 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया। और तीसरे भाग को 10% की रेट से 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो मेरे बच्चे ये 1/30, ये 1/20, ये 1/40। रेशियो निकालना आपको आता है, नहीं आता तो रेशियो में पढ़ाऊंगा। 0 से 0 काट दिया। अब 3, 2 और 4 कैल्शियम ले लीजिए, वो आएगा 12। तो सबको 12 से गुना कर दीजिए, सबको 12 से गुना कर दीजिए। जब सबको 12 से गुना करोगे तो ये वैल्यू आएगी 4, यानी पहला टुकड़ा है 4, दूसरा टुकड़ा है 6 और तीसरा टुकड़ा है 3। इसका मतलब 3 टुकड़ों में अगर इन्वेस्ट किया तो पहला टुकड़ा 4 है, दूसरा 6 है, तो तीसरा टुकड़ा 3। तो तीनों टुकड़ों का जोड़ निकालोगे तो 4 और 6 10 और 3 13 यूनिट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 13 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 13,000 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6,000 रुपए। ये मेरे भाई मेरा आंसर होगा, 6 यूनिट की वैल्यू 6,000 रुपए मेरा आंसर होगा। हाँ है ना, पक्का। आइए मेरे भाई करिए। आइए मेरे भाई, कह रहा 26,000 को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया है कि पहले भाग का 10% की दर से 5 साल का, दूसरे भाग पे 9% की रेट से 6 साल का साधारण ब्याज बराबर है। मेरे बच्चे, मेरे लिए सबसे पहली लड़ाई जो है वो इस बात को समझने पे है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। इक्वल द सिंपल इंटरेस्ट, कहता है दोनों केसेज में सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाता है ऐसे करने से। तो दो अलग अलग प्रिंसिपल है, 26,000 को 2 भागों में बांटा, एक P1 मान लेते हैं, एक P2 मान लेते हैं।
जो पहला भाग है उसमें मेरे बच्चे 10% की रेट से 5 साल का, दूसरे भाग में 9% की रेट से 6 साल का। कहता है जी साधारण ब्याज बराबर। आओ मेरे दोस्तों सेटिंग बैठाते हैं सवाल के साथ। कुछ कट रहा है तो काटो, 2 5 10, 2 3 6। देखिए यार, अगर दो ही रेशियो और ये 1/a है और ये 1/b है तो कैसे सोल्व करेंगे? ए और बी का एलसीएम लेंगे। तो मैं ए और बी को एलसीएम लेता हूं तो क्यों ना a इंटू बी लिख दूं? आप कहेंगे यहां लिख सकते हैं, तो a इंटू बी से इधर भी गुना कर दूं, a इंटू बी से इधर भी गुना कर दूं। जब ऐसा करूंगा मेरे भाई तो b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा b/a। तो साधारणतः ये बोल दिया जाता है कि भाई 1/a/1/b का अगर आप रेशियो निकाल रहे हैं तो इस b को उठा के यहां ले आओ, a को उठा के यहां ले आओ, सीधा रेशियो आ गया। अगर दो हैं तो मेरे बच्चे यहां 9 है 27 है, 27 को उठा के यहां ले आओ, 5 5 25 है, यहां ले आओ। मतलब पहला टुकड़ा 27 यूनिट है तो दूसरा टुकड़ा 25 यूनिट होगा। और मेरे बच्चे 27 और 25 का जोड़ कितना हुआ? 52 यूनिट। तो टोटल पैसा बना 52 यूनिट। तो 52 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 26,000 रुपए को। तो एक यूनिट की वैल्यू 500 रुपए। तो सवाल में पूछ रहा है दोनों भाग ज्ञात करिए, फाइंड बोथ द पार्ट्स। तो 25 गुना 500 और भैया 27 गुना 500। ये मेरे आंसर हो गए। हाँ जी, यहां दोनों भाग गलत लिखा हुआ है, आप इसे ऐसे लिख लीजिए, फाइंड लार्जर पार्ट, बड़ा टुकड़ा ज्ञात करें, बड़ा भाग ज्ञात करें। हाँ जी आइए, करिए मेरे बच्चे। रोशन भाई कह रहे दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ऐसा कोई स्पेसिफिक किसी के लिए भी नहीं है, आपके खुद के ऊपर डिपेंड है, लेकिन फिर भी 7 से 8 घंटा आपको देना चाहिए अगर आप सच महीने में कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं। देखिए मेरे भाई, कह रहा है 12,600 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग का 2%। देखिए हमारे लिए जो जरूरी लाइन थी वो ये कि भाई सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर, तीनों ही हिस्सों पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो बराबर इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। यानी तीनों ही भागों पे जो साधारण ब्याज मिल रहा है वो बराबर आ रहा है। मेन लड़ाई ये थी, उसके बाद की कहानी छोटी आई। कहता जी 12,600 रुपए को 3 भागों में बांटा, P1 P2 P3। मुझे समझाना है लिख के, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सीधा सवाल करना है। कहता पहले भाग पे 2% की रेट से 3 साल का, दूसरे भाग पे 3% की रेट से 4 साल का, और तीसरे भाग पे 4% की रेट से 5 साल का साधारण ब्याज बराबर है। देखिए मेरे भाई, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो यहां देखोगे 10, यहां 3 दूनी 6, यहां 3, तो एलसीएम आया 30। तो करिए क्या, 30 से इधर भी गुना, 30 से इधर भी गुना, 30 से इधर भी गुना। आपको इसका फायदा ये कि 3 से काटेंगे 10 आएगा, यहां 3 दूनी 6 से काटेंगे 5 आएगा, यहां 5 दूनी 10 से काटेंगे 3 आएगा। तो यानी तीनों टुकड़ों का जो अनुपात है मेरे बच्चे वो है मेरा 10:5:3। यानी पहला टुकड़ा 10 है, दूसरा 5, तो तीसरा 3। तीनों टुकड़े देखेंगे 10 5 15 और 3 18 यूनिट, जबकि 18 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12,600 को। तो एक यूनिट की वैल्यू 18 7 126, तो 700 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 700 रुपए। तो अगर ये कहता कि भाई हर एक टुकड़ा ज्ञात करो तो ये पहला टुकड़े की वैल्यू हो जाती मेरे भाई 7,000 रुपए। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि भाई हर एक टुकड़ा ज्ञात करो या पहला ज्ञात करो या दूसरा ज्ञात करो, उसने कहा भाई हर एक टुकड़े पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। तो ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट बना कितना? तो भाई ये तो पहला टुकड़ा है कितना, 7,000। पहले टुकड़े पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 2%। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। 2% की रेट से 3 साल का साधारण ब्याज ये बना। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 3 दूनी 6 7 42, तो आंसर आया 420 रुपए। ये मेरे भाइयों मेरा सही आंसर 420 रुपए। क्योंकि उसने पूछा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट, कि भाई हर भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। केस भाई ऑप्शन गलत नहीं है, आपने सवाल पढ़ा ही नहीं जो पूछा है,
उसने टुकड़े नहीं पूछे, उसने कहा कि हर भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। करिए जी। आइए मेरे बच्चे, कहता है एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष व 12 वर्ष के लिए क्रम से इतने दर से धन निवेश किया है। प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर साधारण ब्याज प्राप्त हो, उसके निवेश के अनुपात ज्ञात करें। देखिए यार, हमारे लिए मेन लड़ाई जो है समझने की कॉन्सेप्ट, वो यहां से होती है कि उसको बराबर साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है। द सेम सिंपल इंटरेस्ट, कि भाई उसे हर एक से जो साधारण ब्याज मिला वो बराबर मिला है। कहता है एक आदमी ने 3 स्कीमों में पैसा इन्वेस्ट किया, तो कह रहा तीनों जो प्रिंसिपल हैं इन्वेस्टेड, उनका रेशियो बताइए, फाइंड आउट करके क्या बना। कि पहले वाले में 10% की रेट से 6 साल का, दूसरे वाले में 12% की रेट से 10 साल का, तीसरे साल में 15% की रेट से 12 साल का साधारण ब्याज भरा। अब देखिए मेरे भाई, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10। तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों 1/5 रुपये, यह आया 1/20, 10 रुपये, और यह आया 1/15। तो 5, 10, 15 का एलसीएम कितना हुआ जी? 30। तो इधर भी 30 से गुना, इधर भी 30 से गुना, इधर भी 30 से गुना। 5 6 30, 6 आया, 10 या 30, 3 आया, 15 दूनी 30, 2 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रिंसिपल का रेशियो आएगा जिसमें इन्होंने बांटा, वो 6:3:2 आएगा। यानी भारतेंद्र जी कह रहे हैं क्वेश्चन देने के बाद नाम लिया करो। अच्छा बेटे, यही काम रह गया। तो मेरे बच्चे, ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब जब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल देगा तो प्रिंसिपल का रेशियो पूछे, टाइम का रेशियो पूछे, रेट का रेशियो पूछे, इसी तरीके से आप निकाल लेंगे। प्रिंसिपल का पूछा तो रेट इंटू टाइम, रेट का पूछते तो प्रिंसिपल इंटू टाइम, टाइम का पूछते तो प्रिंसिपल इंटू रेट आ जाता। आइए मेरे भाई, जिनको रेशियो थोड़ा कम पल्ले पड़ रहा है वो घबराए नहीं, सही वक्त पे आ जाएगा। अच्छा, 5 से डिवाइड हो रहा था तो वो भी कर सकते थे, हमें दिक्कत नहीं। दो आदमी पी और क्यू अलग अलग ब्याज दर पर 40,000 रुपए, 60,000 रुपए उधार लेते। डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट गिवन बाई पी आफ्टर 4 ईयर एंड इंटरेस्ट गिवन बाई क्यू आफ्टर 3 ईयर इज सेम। कहता है कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों केसेज में वो सेम मिल रहा है, इज सेम। कहता है इंटरेस्ट दोनों ही केसेज में, साधारण ब्याज दोनों ही केसेज में समान बट रहा है। तो मेरे बच्चे, दो लोग हैं पी और क्यू, हमें शायद रेट ही पूछ रहा है। तो कह रहा है पी और क्यू का 1 साल का ब्याज 8400 रुपए है, तो क्यू ने किस दर पर पैसा उधार लिया होगा, ये हमसे सवाल में पूछा हुआ। आइए चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल तो ज्यादा ही आसान हो गया। आइए भाई कर लेते हैं। देखिए यार, सवाल में कह रहा है दो आदमी पी और क्यू अलग अलग ब्याज दर पर 40,000 और 60,000 रुपए उधार लेते हैं। ध्यान देना जी, 40,000 रुपए, 60,000 रुपए उधार लेते हैं। दोनों जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है। तो मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछूं कि मेरे बेटे मुझे ये बताओ कि प्रिंसिपल का रेशियो क्या है जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो आप कहेंगे 4:6, 2 से काटेंगे तो 2:3। तो सबसे पहली बात मुझे और आपको मिलकर समझ में आनी चाहिए कि इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट के रखा है वो 2:3 में इन्वेस्ट किया हुआ, 2:3 में इन्वेस्ट किया हुआ। यानी अगर मुझे दोनों रेट का रेशियो लेना है तो 1/P1T1 करेंगे, मैं लिख के समझाऊंगा आराम से। दूसरे को P2T2 करेंगे। तो भाई पहले केस में प्रिंसिपल 2 है,
तो टाइम है मेरे बच्चे कितना, 4 साल। दूसरे केस में टाइम कितना है, 3। तो प्रिंसिपल भी 3 था और टाइम भी 3 था। तो भैया ये 8, ये 9, तो काटेंगे तो ये 9:8। यानी सबसे पहले कहानी तो हमें ये समझनी होगी कि दोनों जो रेट होंगी उनका रेशियो 9:8। बाकी चीजें हम बाद में समझेंगे, पहले ये समझ लें कि इनकी रेट का रेशियो 9:8 है। एक बार जल्दी से सोच समझ के उत्तर दीजिए कि आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट सेम है, लेकिन इस बार P1 P2 का रेशियो नहीं पूछा, R1 R2 का पूछ लिया, तो इस तरह कर दिया। अब मेरे बच्चे अगर आपके पास रेट का रेशियो आ गया है तो आप थोड़े से भी समझदार हैं तो आप ऑप्शन से जाएंगे और आप तुरंत क्लिक करेंगे कि सर 8% सही होने की संभावना सबसे ज्यादा है। 8% सही होने की संभावना है सर सबसे ज्यादा, ऑप्शन ही 8 है तो वही लगा देंगे। लेकिन डिटेल करें तो इसे 8x मान लो, इसे 9x मान लो। अब पहले वाला प्रिंसिपल कितना है जी, 40,000 रुपए। आंसर आ गया, लेकिन डिटेल करना हो तो 40,000 पे 9x की रेट से कितने साल का जी, 4 साल का। ये साधारण ब्याज बना। अगला प्रिंसिपल 60,000 है, तो 60,000 रुपए की रेट से, सॉरी 1 साल का ब्याज दे रखा है इसका। देखिए सवाल निकल गया, जरूरत है नहीं, फिर भी आगे बताता हूं। कहता है यदि दोनों P और Q का 1 साल का ब्याज 8400 रुपए, कहता है इन दोनों प्रिंसिपल पे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कुल मिला के 8400 रुपए। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भैया P पे ने 40,000 रुपए लगाए, 9x की रेट से 1 साल में इतना साधारण ब्याज मिला, और जो दूसरा बंदा है 60,000 रुपए लगाने वाला Q, इसने 8x की रेट से पैसा लगाया 1 साल के लिए, तो इसे इतना साधारण ब्याज मिलेगा। और दोनों साधारण ब्याज मिला के 8400 रुपए है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा। सवाल का आंसर पहले ही आ चुका, हम तो और ज्ञान की बातें पेल रहे हैं। आओ जब समझोगे भाई तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 400 और 600 हो गया 1000। हाँ है ना, 9 17x। या पहले इतनी बात समझो फिर आगे बात करते हैं। इतनी बातों में कोई दिक्कत हो किसी भाई बहन को तो खुल के अपनी बात बताए। आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम और भी कर सकते हैं, 2 जीरो से हर जगह कॉमन आ रहा है, ये 2 जीरो गई, ये 2 जीरो गई, ये 2 जीरो गई। आप कहेंगे हाँ बात तो ये भी सही है, तो यहाँ 9 चौक 36x बना और यहाँ 8 छिंग 48x बना बराबर 84। अब देखिए यार, इन्हें जोड़ेंगे, 8 3 11, 4 6 10 और 11, 111x बराबर 84। हाँ जी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 84/111। हाँ जी, 3 से कट भी रहा है, 63 क्यों आ गया, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी मैंने गलत लिख दिया, माफ करना माफ करना, मैंने गलत लिख दिया। ये 9 चौक 36x होगा, 63 कहाँ से 36x होगा, मैं माफी चाहता हूँ। 8 से 14, 4 3 7 8, 84x, 84 से 84 काटा, x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आ गई तो ये रेट 8 एकम 8 होगी, यानी 8 का मल्टीपल ही लेनी थी, तो आंसर आ गया 8%। ठीक है जी, माफ करना माफ करना। करिए जी। अब मेरे प्यारे बच्चों 1 सेकंड रुकी जाओ। अब यहां जरा फोकस करना जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं। इफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ऑल 3 पार्ट्स आर इक्वल। एक बार जरा देख के बताना पिछले वाले में और इसमें क्या अंतर है। प्राप्त धनराशि बराबर, तो धन का तीसरा भाग क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों देख के और सोच समझ के बताइए
कि इन दोनों ही पिछले वाले सवालों में और इस वाले सवालों में क्या अंतर है। तो आपका शायद जवाब ये होगा कि सर पिछले वाले सवाल में हमेशा सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता था, इस वाले सवाल में सर अमाउंट सेम है, इस वाले सवाल में सर अमाउंट सेम है। आइए, अमाउंट अगर सेम हो तो क्या किया जाए। अमाउंट सेम हो तो क्या हो। मिश्र धन समान हो, मिश्र धन समान हो, मिश्र धन समान हो। आइए जरा देखिए ध्यान, मिश्र धन समान हो, कहानी समझते हैं। भाई अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मान लीजिए पहले वाले केस में प्रिंसिपल है पी और इसके ऊपर रेट लगाई है पी इंटू आर वन, पी वन इंटू आर वन इंटू टी वन। अबे मान जा, गलत क्यों हो रहा है, टी वन बाई 100। दूसरे केस में पी टू प्रिंसिपल है, पी टू प्रिंसिपल पे आर टू की रेट से टी टू टाइम में इतना साधारण ब्याज बना, और दोनों ही जगह पे अमाउंट इक्वल है। तो मेरे दोस्तों, मैं प्रिंसिपल का रेशियो निकलवाना चाह रहा हूं आपसे, क्या होगा। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो होगा क्या कि इसे 100 बाई एलसीएम लोगे तो ये 100p1 आ जाएगा। बात समझते हैं कि नहीं समझते, लिख के दिखाता हूं, धीरे धीरे समझ में आएगा। ये 100p1 आएगा प्लस p1 r1 t1, ये 100p2, p2 r2 t2। अबे r2 t2, 100 से मेरे बच्चे 100 काट दिया, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे ही और भी होंगी कहानियां। अब समझने वाली बात यह है कि मेरे भाई, अगर मैं यहां से P1 कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचा, 100 प्लस R1 T1, और यहां से P2 कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचा, 100 प्लस R2 T2। एक बार इतनी बात समझे, फिर चर्चा को गरमाएंगे और थोड़ा आगे ले जाएंगे। आइए मेरे भाई, सबका कमेंट आते हैं, ध्यान दीजिए। मैं से इक्वल टू के मान लेता हूं, तो मेरे बच्चे जब मैं इसे के इक्वल मानूंगा तो बस थोड़े में ही समझना ज्यादा। तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K अपॉन 100 प्लस R2 T2। P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K अपॉन 100 प्लस R1 T1। K से K कट जाएगा। तो कुल मिला के मतलब ये जानना है अपने आगे के लिए कि जब भी मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट सेम हो, जब भी अमाउंट सेम हो और उन प्रिंसिपल का रेशियो अगर पूछा जाए तो सीधा सीधा आंसर, अरे सॉरी, तो सीधा सीधा आंसर होगा 1 अपॉन 100 प्लस R1 T1, 1 अपॉन 100 प्लस R2 T2, 1 अपॉन 100 प्लस R1 T1 इज टू 1 अपॉन 100 प्लस R2 T2। हाँ है ना। अब आजिए इस सवाल, कहता है 24,000 रुपए को 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग क्या होगा जी, 100 प्लस R1 T1। पहले भाग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है और टाइम है 5, तो 10 गुना 5। बहुत सुंदर जी। दूसरा भाग निकालो, 100 प्लस, क्योंकि अमाउंट सेम बोला है, दूसरे भाग पे 4% की रेट से 5 साल का। तीसरे भाग पे आ जाओ, 5% की रेट से 20 साल का, 5% की रेट से 20 साल का। कहता जी अमाउंट इक्वल है, तो अमाउंट इक्वल कर दिया। तो ये आ गया मेरे बच्चे 10 5 50, 150। ये आ गया 120, 5 20, 100 में 20 जोड़ा 120,
और ये आ गया मेरे भाई 200। 0 0 0। पक्का? हाँ जी पक्का। अब मेरे बच्चे 15 12 20 कैल्शियम ले लोगे तो आएगा 60। 60 से यहाँ पे भी गुना, 60 से यहाँ पे भी गुना, 60 से यहाँ पे भी गुना। 15 चौकू 60 4, 12 पंजे 60 5, 20 तिये 60 3। यानी मेरे प्यारे बच्चों कहानी कुल मिला के ये है कि जो प्रिंसिपल का रेशियो आ गया वो 4:5:3 आ गया। यानी अगर टोटल प्रिंसिपल देखूं तो 4 और 5 9 और 3 12 यूनिट आया। टोटल प्रिंसिपल आ रहा है मेरे भाई 12 यूनिट, जबकि एक्चुअल में जो टोटल प्रिंसिपल है वो है 24,000। तो एक यूनिट की वैल्यू 2,000, एक यूनिट की वैल्यू 2,000। तो कह रहा तीसरा भाग याद करिए, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 2,000। तो आंसर होगा मेरे भाई 6,000। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 6,000 रुपए आए ना। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 6,000। किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक खुल के बताइए। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मेरे प्यारे बच्चों खुल के बताइए। नैन्सी कह रही सर 100 प्लस क्यों कर रहे हैं मेरे बच्चे? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमाउंट इक्वल हो रही है। कह रहा है 18,750 रुपए के 2 हिस्सों में बांटा, एक हिस्सा P1 एक हिस्सा P2, और इस तरह से बांटा के दोनों को जो अमाउंट प्राप्त हो रहा है वो बराबर हो रहा है, बराबर धन प्राप्त करें। दे विल गेट इक्वल अमाउंट एट एन एज ऑफ 18 ईयर्स। कहता 18 साल की उम्र में दोनों को बराबर धन प्राप्त होना चाहिए। अब मेरे दोस्त मेरे भाई बराबर धन प्राप्त होना चाहिए तो अमाउंट इक्वल है, तो 100 1/100 प्लस पहले वाले में रेट कितनी है मेरे बच्चे? अच्छा रेट दोनों में ही 5% है, लेकिन पहले वाला लड़का है 12 साल का, तो अगर वो 12 साल का है तो 18 साल होने में उसके पास कितने साल बचे हैं? 6 साल। तो 6 साल तक इतना ब्याज कमा देगा। दूसरा जो लड़का है रेट तो वहां पे भी 5% है, वो कितने साल का है जी? 14 साल का, तो 18 साल होने में कितने साल लगेंगे? 4 साल। तो भैया यहां आएगा 130, यहां आएगा 120, 0 से 0। अब दो ही नंबर है तो 12 उठा के यहां टेक दो, 13 उठा के यहां टेक दो, तो आंसर आएगा 12:13, 12:13। मेरे भाइयों मेरा आंसर आया 12:13। मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 12:13। क्या आएगा मेरे भाई? 12:13। हाँ है ना, 12:13। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के बताइए। अब 18,750 को 12:13 में बांटेंगे तो भाई 12 और 13 का जोड़ हुआ 25 यूनिट, तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 18,750 को। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी, निकाल लेंगे गुना 13 गुना 12, जिसकी वैल्यू पूछे उसका आंसर निकाल दें। पक्का जी? आइए भाई करिए मेरे भाई। कहता जी एक पिता ने अपने दो बेटों को 12,000 रुपए इस प्रकार दिया कि 18 साल का होने पर दोनों पुत्रों को समान धन मिले, यानी अमाउंट इक्वल है। P1 P2 का रेशियो निकाल दो। पहला हो जाएगा 1/100 प्लस R1T1। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई 5% है, छोटे बेटे की उम्र 12 साल है, तो 5% की रेट से कितना साल मिलेगा? 6 साल। दूसरे बेटे को 14 साल का है तो भाई कितना साल का टाइम मिलेगा? 4 साल। 5% की रेट से 4 साल का, तो यह आएगा 130, यह आएगा 120। सेम ही सवाल हो गया, 0 से 0 काटा, 12 यहां 13 यहां, सोल्व कर देंगे आंसर। करिए मेरे भाई। मेरे बच्चे सवाल पढ़े पहले ध्यान से, बहुत प्यारा सवाल है।
आइए मेरे दोस्त, कुछ चीजें मैं हाईलाइट करूंगा, अब जवाब देना। कहता है एक आदमी ने दो इक्वल सम्स उधार लिए, एक आदमी ने दो बराबर धन उधार लिए, ठीक है जी, और इक्वल ही उसे अमाउंट मिला है और उसे प्रत्येक से 2560 रुपए प्राप्त हुए, यानी दोनों से उसे इक्वली अमाउंट मिला है और इक्वल ही प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया। मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर मान लीजिए आपने 100 ही रुपए यहां से उधार लिया है, 100 ही रुपए यहां से उधार लिया है, समझने के लिए, और जब पैसा चुकाने की बारी आई तो अमाउंट जो आपने पे किया, यहां से भी 120 रुपए अमाउंट पे किया है और यहां से भी 120 ही रुपए अमाउंट पे किया है। दोनों जगहों से मेरे बच्चे अमाउंट भी इक्वल पे किया और दोनों जगह से आपने प्रिंसिपल भी इक्वल इन्वेस्ट किया। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपने यहां 100 रुपए इन्वेस्ट किए और 120 रुपए मिले, यहां आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और 120 रुपए मिले, तो यहां से भी 20 ही रुपए का ब्याज मिला हमें और यहां पे भी मेरे बच्चों 20 ही रुपए का ब्याज मिला। दोनों ही जगह से 20-20 रुपए का हमें ब्याज मिला। हाँ है ना, दोनों ही जगह से हमें 20-20 रुपए ब्याज मिला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो इक्वल प्रिंसिपल इन्वेस्ट कर रहे हैं और दो इक्वल ही अमाउंट आपको मिल रही है, यानी प्रिंसिपल भी इक्वल लगा रहे हैं और अमाउंट भी इक्वल मिल रही है, तो इस बात का स्पष्ट रूप से मतलब ये है कि सर दोनों ही जगह पे सिंपल इंटरेस्ट भी इक्वल ही होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों दो जगह से इक्वल ही प्रिंसिपल मिले और इक्वल ही अमाउंट इन्वेस्ट हो, तो दोनों जगह से जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ वो भी क्या हुआ? इक्वल। तो इस वाले सवाल में इनडायरेक्ट वे में ये कह रखा था कि साधारण ब्याज बराबर मिला, इनडायरेक्ट कह रखा था कि सिंपल इंटरेस्ट इज सेम, कि भाई दोनों जगह साधारण ब्याज सेम है। लेकिन ये सिर्फ समझने वाले के लिए, ना समझ के लिए नहीं। अब बाबू समझते हैं। कह रहा है दोनों जगह इक्वल प्रिंसिपल लगाया, टाइम का रेशियो पूछ रहा हमसे। तो भाई पहले वाले में प्रिंसिपल P लगाया है, P1 इंटू R1 होगा, यहां भी P2R2 होगा, रेट का रेशियो मतलब टाइम का रेशियो। अब दोनों ही जगह प्रिंसिपल सेम है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, जबकि यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चे 7%। भाई यहां पे प्रिंसिपल ही है, वही है, यहां पे वही है। अब करना क्या है, हमने ये है, इस 7 को उठा के यहां ले आओ और इस 8 को उठा के यहां ले आओ। इसका मतलब इन्होंने जो टाइम इन्वेस्ट किया वो 7:8 में इन्वेस्ट किया। यानी पहले वाले पे अगर हमने 7 यूनिट समय लगाया तो दूसरे वाले पे 8 यूनिट समय लगाया, जबकि एक्चुअल में हमने दोनों में जो समय इन्वेस्ट किया उनमें डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट का। जबकि एक्चुअल में कह रहा है कि दोनों में जो डिफरेंस है वो 6 महीने का, 6 महीने का। तो 1 यूनिट 6 महीने, तो 8 यूनिट, 8 छिंग 48 महीने और 7 छिंग 42 महीने। तो 3 साल 6 महीने और यहां 12 चौक 48, 4 साल। यानी यहां पैसा 4 साल के लिए इन्वेस्ट हुआ, यहां पैसा 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट हुआ। हाँ जी, किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताइए। आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यार, अगर हमें ये बात पता चल गई कि भाई दोनों जगह हमने कितने कितने समय के लिए पैसा लगाया, तो यहां 4 साल के लिए पैसा लगाया, तो इसको मिटाओ यार। तो बेटा सेकंड वाले प्रिंसिपल में मान लो P रुपए प्रिंसिपल है और इस P रुपए प्रिंसिपल पे 7% की रेट से 4 साल तक ब्याज कमाया। दूसरा हिस्सा 4 साल के लिए था ना, तो P रुपए मान लो इन्वेस्ट किया, 7% की रेट से 4 साल का साधारण ब्याज मिला, तो ये हो गया मेरा अमाउंट। तो जोड़ेंगे तो ये हुआ 28P, ये 128, 128P, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, बटे 100। ये मिलेगा मेरे को 4 साल बाद का हिस्सा, यानी ये हुआ मेरा अमाउंट, और अमाउंट दे रखा है 2560 रुपए। तो 128 से काटोगे तो ये आएगा 20, तो प्रिंसिपल आएगा 2000। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मूलधन 2000 रुपए आया तो इसका मतलब यहां से 2000 रुपए इन्वेस्ट हुआ है, तो यहां से भी मेरे भाई 2000 रुपए इन्वेस्ट हुआ। तो कुल मिला के 2 और 2 कितना हुआ? 4000 रुपए हमने इन्वेस्ट किया। दोनों जगह से हमने कुल मिला के 4000 रुपए इन्वेस्ट किया। तो उसने कहा कि धन ज्ञात करिए, तो टोटल धन हमने जो उधार लिया था वो 4000 लिया था। 4000 में 2000 यहां लगाया था, 2000 यहां। किसी भाई बहन को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के बताए।
करिए मेरे भाई। आइए मेरे भाई। देखिए यार, सिंपल इंटरेस्ट पे आप जानते हैं कि इंटरेस्ट पे तो इंटरेस्ट लगता नहीं है, साधारण ब्याज है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता है। तो कह रहा है कि कोई भी पैसा इन्वेस्ट करोगे तो पहले 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी 6%। तो पहले 3 साल के लिए 6% की रेट से ब्याज लगेगा, यानी 3 साल में ब्याज हो जाएगा 18%। 3 साल से ज्यादा समय के लिए नहीं, 6% है। कहता है अगले 4 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगले 4 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। तो अगले 4 साल के लिए मेरे प्यारे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। तो ब्याज की दर बनी मेरे प्यारे बच्चों 28%। और कहता है 7 साल से ज्यादा समय के लिए, द पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स, 7 साल से ज्यादा समय के लिए रेट है 7.5%। पैसा इन्वेस्ट हुआ है 11 साल के लिए। तो भैया 11 साल के लिए अगर पैसा लगा दिए हो आप, 11 वर्ष के लिए पैसा इन्वेस्ट किया और 7 साल से ज्यादा के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है, तो भैया देखो 11 में से 3 और 4 7 साल हो गया, बचा कितना? 4 साल। 11 में से 3 और 4 7 साल हो गया, बचा कितना? 4 साल। तो अगले 4 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी 7.5%। तो यह आंसर आया 30%। तो 8 8 16, 2 1 3, 3 6 1 7। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 76%। आंसर आया 76%। यानी कुल मिला के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, पूरा जो ब्याज बनेगा वो 76% ब्याज बनेगा। आदमी ने पैसा कितना लगाया था? 18,800 रुपए। कुल मिला के ब्याज कितना बना? 76%। तो सवाल में पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए कितना बना। तो भाई 18,800 का 76% निकालो। अब भैया 18,800 का 76% कैसे निकालें, आइए। भाई ये बताओ 18,800 का 25% क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं 25% क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 25 तो निकालना आसान है, क्योंकि 25% का मतलब 1/4, 4 से भाग दे दो। तो 4 चौक 16, 2 बचा 4 7 28, यानी 4700 रुपये होगा 25%। तो मैं कहूं 75% कितना होगा? तो आप कहेंगे 25 का 3 गुना कर दो। तो 3 गुना, यानी 0 0 3 7 21, 3 चौक 12 और 2 14, 14,100। मैं कहूं 18,800 का 1% कितना होगा? तो आप कहेंगे 188। तो बाबू 75% ये हो गया, 1% ये वाली वैल्यू हो गई। तो 8 8 2 4, तो आंसर आया 14,288। आंसर आया मेरे बच्चे 14,288। 14,288 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ जी। करिए। ये मेरे बच्चे ध्यान से देखिए। कहता है किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 साल के लिए 4% रेट है। पहले 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। अगले 4 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। और कहता है 6 साल से अधिक के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। मेरे भाई 6 साल से ज्यादा के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। और कहता है पैसा इन्वेस्ट किया 9 साल के लिए। तो भैया 9 साल के लिए अगर पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो 4 और 2 6 साल हो गया, बचा कितना साल? 3 साल। तो कहता है अगले 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे भाई 8%। तो यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। 24 24 48 और 8 56%। मेरे प्यारे बच्चों टोटल जो ब्याज बना वो 56% बना। तो जो भी प्रिंसिपल है उसका 56% इंटरेस्ट बना।
और ये 56% इंटरेस्ट है, 1120 रुपये। काटेंगे तो ये आएगा 20 रुपये। तो मूलधन जो आएगा मेरे प्यारे, जो आएगा 2000। मूलधन आएगा मेरे बच्चे 2000। हाँ जी, करिए जी। कहता है जी कोई निश्चित धन 2 वर्ष में 2100 और 5 वर्ष में 2250 रुपये हो जाता है, धन ज्ञात करिए। कहता है जी कोई प्रिंसिपल है, 2 साल में 2100 रुपये अमाउंट हो जाता है। तो अगर मैं डिटेल करूंगा तो ऐसे करूंगा कि भाई कोई प्रिंसिपल पी है, तो पी रुपए पे 2 साल का ब्याज होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए R% है, और टाइम है T साल, नहीं टाइम है 2 साल। तो 2 साल में इतना अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होगा, और ये अमाउंट है 2100 रुपये। अब अगली लाइन में कह रहा है कि इसी प्रिंसिपल पे अगर 5 साल में अमाउंट पूछो इसी रेट से, 5 साल में अमाउंट पूछोगे तो 2250 रुपये हो जाएगा। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आराम से समझिए मेरे भाई, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब जब मैं इन्हें सोल्व करूंगा एक बार में, तो आप देखेंगे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो पी से पी कट गया। यहां देखेंगे तो 2PR, यहां देखेंगे तो 5PR। 5PR/100 में से 2PR/100 घटाएंगे तो आएगा 3PR/100। बिल्कुल सही है। और यहां 2250 में से 2100 घटाएंगे तो सर आएगा 150। दोनों जगह ही माइनस आना था, वो कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो मेरे भाई आएगा 50। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों PR/100 की वैल्यू आ गई 50। अब कोई भी इक्वेशन उठा लेता हूं, पहले इक्वेशन उठा लेता हूं, तो PR/100, PR इंटू 2/100 इक्वल टू 2100 था। और मैंने अभी समझाया कि PR/100 की वैल्यू 50, तो PR/100 की वैल्यू आ गई 50। हाँ जी, तो P प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 2000। यानी मेरे प्यारे बच्चों मूलधन कितना है, 2000। तो एक तो तरीका ही है कि सर प्रिंसिपल आपने निकाल दिया 2000। अगर कहे रेट निकाल के बताओ, तो सर हमें पता है P इंटू R/100, इसकी वैल्यू 50, और सर प्रिंसिपल की वैल्यू 2000, तो 2000 गुना R/100 बराबर 50। तो रेट आएगी सर 5/2%। 5/2 गुना 2.5%। तो रेट निकालनी हो तो रेट भी निकल जाएगी, प्रिंसिपल भी निकल जाएगा। ये तो है मेरे भाई डिटेल तरीका सोल्व करने का। अब मैं आपको सीधा सीधा शॉर्टकट में डिस्कस करता हूं इसी सवाल को, कि भाई सवाल को इतना डिटेल नहीं करना है जितना हम कर रहे हैं। प्यार नाल सुलझ जाएगा, प्यार ही नाल समझो। आइए भाई, ये समझो कि कोई प्रिंसिपल है P रुपए, वो 2 साल में अमाउंट हो जाता है 2150 रुपए। 2100 रुपए 2 साल में अमाउंट हो जाता है 2100 रुपए। इसका मतलब इस 2100 में क्या क्या शामिल है, प्रिंसिपल शामिल है और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट शामिल है, R% की रेट से। ठीक है जी। कहता है इसी प्रिंसिपल पे 5 साल में जो अमाउंट है वो 2250 रुपए हो जाता है। 2250 रुपए हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल P है और 5 साल में अमाउंट इतना हो रहा था मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब 5 साल में साधारण ब्याज कितना हो रहा है, 2250 रुपए। 5 साल में साधारण ब्याज कितना हो रहा है, 2250। हाँ है ना। आइए मेरे भाई, अब एक बात समझिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखे तो कितना आएगा, 150। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 150। तो 150 रुपए डिफरेंस है, किस वजह से, यहां 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का, यहां 5 साल के सिंपल इंटरेस्ट का। तो 2 और 5 में गया 3 साल का सिंपल। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 150 है, तो 1 साल का सिंपल हुआ 50। यानी मेरे भाई 1 साल का साधारण ब्याज है 50। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना बना, 50 दूनी 100।
तो मेरे बच्चों एक बात समझो कि 2100 रुपए अमाउंट जो है उसमें 100 रुपए तो है साधारण ब्याज, तो मूलधन कितना होगा? 2100 में से 100 घटाया 2000, तो 2000 रुपए होगा मूलधन। हाँ जी। 2250 में भाई 1 साल का ब्याज 50, तो 5 साल का ब्याज कितना? 250। तो 250 रुपए है साधारण ब्याज, 2250 में 250 घटा दिया तो मूलधन कितना हुआ? 2000। हाँ जी, मूलधन हुआ मेरे भाई 2000। ठीक है जी। आइए ऐसा ही सवाल और लेते हैं, आपकी नजर पेश करते हैं। देखिए मेरे भाई, कह रहा कोई धन 5 साल में 10,000 रुपये अमाउंट हो जाता है। ध्यान देना, अमाउंट हो रहा है 10,000, तो 10,000 के अंदर क्या क्या शामिल है जी? प्रिंसिपल शामिल है, और भैया 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट शामिल है। अगली लाइन में कह रहा है कि 7 साल में 10,800 रुपये अमाउंट हो गया। तो 10,800 हो गया, तो प्रिंसिपल भी शामिल है इसमें, और मेरे प्यारे बच्चों 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल है। और मेरे भाई इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 800 रुपए। तो ये 800 रुपए जो है, ये 5 साल और 7 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 400। तो 1 साल का साधारण ब्याज हुआ 400। तो भैया 7 साल का कितना हुआ? 7 चौक 2800 रुपए। अगर 2800 रुपए मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट है 10,800 में से, तो प्रिंसिपल कितना बना? 8,000। घटा दोगे, दैट वुड बी माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। अगर कहे रेट बताओ, तो मेरे प्यारे बच्चों 8,000 रुपए प्रिंसिपल है, 8% की रेट से 1 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछूं मैं कितना है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है मेरे भाई 400 रुपए। तो रेट आएगी मेरे भाई 10/8, मतलब 4 दूनी 8, 5%। 5% रेट आएगी। हाँ जी, आइए आगे। कहता है कोई निश्चित धन 5% साधारण ब्याज की दर से 350 रुपए हो जाता है, वह 3% की साधारण ब्याज की दर से 250 रुपए हो जाता है। समय ज्ञात करिए। ध्यान दीजिए, कहता है कोई प्रिंसिपल पी है, वो अमाउंट हो जाता है 350 रुपए। पिछले वाले सवाल में क्या था? टाइम डिफरेंट था, रेट सेम थी। इस वाले में क्या? रेट डिफरेंट है, टाइम सेम है। तो 350 रुपए अमाउंट हो जा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल है, और उसी टाइम पे 5% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल है। दूसरे वाले में क्या है? दूसरे केस में 250 रुपए अमाउंट हो रहा है। तो जो 250 रुपए अमाउंट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल है, इसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल है, और 3% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल है। प्रिंसिपल भी शामिल और 3% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल है। हाँ जी। तो मेरे भाइयों ये बताइए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसा है? कितना है? तो डिफरेंस है मात्र 100 रुपए का। तो 100 रुपए का डिफरेंस है, यहां 5% की रेट से, यहां 3%। भाई प्रिंसिपल तो दोनों जगह सेम है, तो रेट ही डिफरेंट है। तो 2% सिंपल रेट इंटरेस्ट की रेट की वजह से 100 रुपए डिफरेंस है। तो 1% रेट से कितना रुपए डिफरेंस आया? 50। तो 3% से कितना आया? 150। यानी 1% से ब्याज बना 50, तो 3% से ब्याज बनेगा 150। तो 250 में 150 तो हो गया ब्याज, तो मूलधन कितना हुआ? 100। तो आपसे मूलधन पूछेगा, रेट पूछेगा ना, टाइम पूछेगा। अब ये बताओ, टाइम पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपए। 1% रेट की वजह से 30 सालों में, क्योंकि टाइम नहीं दे रखा, सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है 50, तो 100 से 100 काटोगे तो टाइम आ जाएगा सीधा 50 साल। यानी मेरे भाइयों समय है 50 साल। देखिए, यहां अमाउंट है 350, तो 350 में शामिल है मूलधन और 5% की दर से साधारण ब्याज। यहां अमाउंट है 250, तो यहां मूलधन और 3% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट। यहां जो डिफरेंस है वो आ रहा है 100 रुपए का, 2% के सिंपल से, यानी 1% से बना 50, तो 3% से बनेगा 150। तो 250 में 150 ब्याज है, 100 मूलधन। अब हमारे पास 100 मूलधन आ गया, तो 1% की रेट से 30 सालों का जो सिंपल इंटरेस्ट है 50 साल, मतलब 50 बना, तो सोल्व कर दिया, आंसर आ गया।
बताइए भाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देखिए। कह रहा है कोई धन 3 साल में 9440 रुपए हो जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर में 25% की दर से वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही साल में 9800 रुपए हो जाएगा। तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आराम से प्यार से समझाता हूं एक एक चीज। भाई सवाल में ये कह रहा है कोई धन 3 साल में 9440 रुपए हो जा रहा है, यानी अमाउंट जो है वो 9440 रुपए हो जाती है। 9440 रुपए हो जाती है। इस 9440 में क्या क्या शामिल है? प्रिंसिपल शामिल है और एक सर्टेन रेट से सिंपल इंटरेस्ट शामिल है। बिल्कुल सही। अब कहता है 3 ही साल में 9800 रुपए अमाउंट हो जाएगा। 9800 रुपए कब बनेगा सर? ये तब बनेगा जब प्रिंसिपल भी इसके अंदर शामिल हो और जो रेट पहले थी उससे 25% हाइयर रेट पे इंटरेस्ट तैयार हो रहा हो। 25% हाइयर रेट पे इंटरेस्ट तैयार हो रहा हो। इस पे सिंपल इंटरेस्ट है। हाँ है ना, 25% हाइयर रेट पे सिंपल इंटरेस्ट है। अगर देसी भाषा में समझाऊं तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी अगर मैं ये कहूं आपको कि भाई पहले रेट अगर पहले रेट 4x% थी तो अब रेट हो गई 5x%। समझाने के लिए, हाँ है ना, कुछ तो समझाना ही था। तो पहले रेट 4x% थी तो अब रेट हो गई 5x%। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के मतलब ये है कि यहां जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 9440 से 9800 रुपए हो गया। सॉरी माफ करना, तो ये डिफरेंस आ गया कितना? 360 रुपए। तो ये जो 360 रुपए रेट डिफरेंस आया है किसकी वजह से आया है? क्योंकि यहां पे भी टाइम 3 ही साल था, यहां पे भी टाइम 3 साल था। वो इसलिए क्योंकि यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट 4x% थी, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 5x%। हाँ जी, तो जो डिफरेंस आया इस x% की वजह से आया। तो मैं ये कह सकता हूं कि x% से जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो 360 होता है। x% से जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो 360 होता है। तो 4x% से कितना होगा भाई? x% से 360, तो 4x% से हो जाएगा 1440 रुपए। यानी मेरे भाई 1440 रुपए 4x% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, तो प्रिंसिपल बनेगा 8000 रुपए। आपने कहा बात सही है। अगर यहां करते तो आपको यह करना होता कि भाई x% रेट से डिफरेंस आ रहा है 360, तो 5x रेट से 5 गुना, तो यह आ जाता है 1800। तो अगर ये 1800 है तो फिर मूलधन उस केस में लेना होता 8000। हाँ है ना मेरे भाई? अब बात सही, अब बात को समझो कि भाई मूलधन है 8000 रुपए, बिल्कुल सही है। 8000 रुपए पे अब मेरे बच्चों आगे कहानी समझो। अगर मूलधन 8000 रुपए है तो 8000 रुपए की दर से x% की रेट से, x% की रेट से 3 साल का जो साधारण ब्याज बना है वो बना है 360 रुपए। ठीक है जी, 0 से 0 काटा, 4 दूनी 8, 4 नीम 36, 3 तिया 9, तो रेट आ गया, x की वैल्यू आ गई 3/2। और x की वैल्यू 3/2 है तो ओरिजिनल रेट क्या मानी थी आपने? 4x। तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 4 गुना 3/2, तो आंसर आ जाएगा 6%। यानी एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट था मेरे भाई 6%। एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट था मेरे भाई 6%। आप आराम से समझे, फिर आगे बात करें। हाँ बच्चे अगला करते हैं। देखिए यार सवाल में क्या कर रहा है, कहते हैं मैन बोरोड ए सम ऑफ ₹63,000 फ्रॉम सीता at the rate of 14% per annum for 3 years. He added some more money in it
and lent it to Geeta at 16% per annum for 3 years and gets total profit of rupees this. Find how much amount does he added. देखो मेरे बच्चे, ध्यान से देखना, बात को समझना। सवाल में कह रहा है एक आदमी है जिसका नाम है राम, ठीक है जी। उसने सीता से कुछ पैसा उधार लिया। कितना पैसा उधार लिया जी? 6300 रुपये। राम ने उधार लिया 14% की रेट से। कहता उसने इस पैसे में कुछ अपनी तरफ से मिलाया, यानी 6300 रुपये तो उधार लिया वो था, प्लस उसने अपनी तरफ से कुछ पैसा मिलाया, और इस पैसे को जोड़ के उसने आगे ट्रांसफर कर दिया गीता को। गीता को ये पैसा उसने ट्रांसफर कर दिया 16% की रेट से, और कहता 3 साल में उसे कुल मिला के 618 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो भाई ये बता दो कि राम ने अपनी जेब से कितना पैसा एक्स्ट्रा लगाया होगा, जरा ध्यान देना भाई। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि राम ने उधार कितना लिया है? 6300 रुपये। उधार दिया कितना है? 6300 प्लस पी रुपये। तो मैं ये कह सकता हूँ कि राम ने उधार दिया है 6300 जमा पी रुपये। तो जो पैसा राम ने उधार दिया है उस पैसे पे राम को ब्याज मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। किस रेट से मिलेगा जी? 16% की रेट से। कितने साल का जी? 3 साल का। तो 16% की रेट से 3 साल का ब्याज मिलेगा? बिल्कुल। यानी इतना ब्याज मिलेगा सर। और इसे इसमें से देना कितना है? जो सीता से 6300 लिया था उस पर 14% की रेट से ब्याज देना है। तो 6300 रुपये पे 14% की रेट से 3 साल का ब्याज चुकाना है। यानी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 6300 रुपये पे 16% की रेट से 3 साल का ब्याज हमें मिलेगा, और 6300 रुपये पे 14% की रेट से 3 साल का ब्याज हमें चुकाना है। और कुल मिला के इनका जो डिफरेंस है वो है मेरे प्यारे बच्चों 618 रुपये। कुल मिला के मेरे भाइयों इनका जो डिफरेंस है वो है 618 रुपये। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों इनका जो डिफरेंस है वो है 618 रुपये। हाँ है ना? ₹618। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। एक बार सवाल पढ़ो फिर दोबारा समझाता हूं। कहता है जी सीता से 6300 रुपये उसने उधार लिए, तो 6300 रुपये पे 14% की रेट से 3 साल का ब्याज इतना देना होगा। और कहता है उसने आगे ये पैसा गीता को उधार दिया, तो उधार दिया तो वहां से ब्याज मिलेगा, तो इतना ब्याज मिला, इतना दिया, तो जो फालतू मिला वो 618 प्रॉफिट है। सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, और सोल्व करने में जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। मैं कह रहा हूं यार कि डाटा का मैनिपुलेशन समझो, और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं। डाटा का मैनिपुलेशन ये कहता है कि भाई 618 रुपए राम को फायदा हुआ है 3 साल में। 3 साल में राम को 618 रुपए का फायदा हुआ, यानी हम ये कह सकते हैं कि हर साल राम को 206 रुपए का फायदा होगा। हर साल मेरे बच्चे राम को 206 रुपए का फायदा होगा। भाई 3 साल में राम को 618 का प्रॉफिट, तो हर साल 206 का प्रॉफिट होगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों कहानी ये है कि थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो कि राम ने अपनी जेब से कुछ भी ना लगाया होता, 14% की रेट से उधार लिया होता और 16% की रेट पे उधार दिया होता। मान लो मैं राम हूं, मैंने 14% की रेट से पैसा उधार लिया और 16% की रेट से उधार आगे दे दिया। 14% की रेट से उधार लिया, 16% की रेट से आगे दे दिया। तो मैं कुछ भी ना करूं तब भी मुझे हर साल 2% की तो कमीशन मिल गई, क्योंकि 14% मैं 14% की रेट से पैसा लिया और 16% की रेट से वही पैसा चढ़ा दिया आगे। तो कुछ भी नहीं करूंगा तब भी 2% तो मुझे हर साल प्रॉफिट होगा ही होगा। आपके यहाँ सही बात है, हर साल आपको सर 2% तो प्रॉफिट होगा ही होगा। यानी आप कुछ भी अपनी जेब से नहीं लगाएंगे तो 6300 रुपए पे 2% तो आपको हर साल प्रॉफिट होगा सर। तो इस हिसाब से 126 रुपए का प्रॉफिट हो गया, जबकि एक्चुअल में साल में प्रॉफिट हो रहा है 206 का, और हो कितने का चुका है? 126 का। यानी पूरे साल में हो रहा है, हर एक साल 206 का प्रॉफिट हो रहा है। उस 206 में से 126 का प्रॉफिट तो सूखा सूखा 2% से हो रहा है, जो ऊपर ले रहा हूं, क्योंकि मैंने 14% से लिया, 16 पे दे दिया, तो 2% हुआ मेरा कमीशन सेट हो गया। तो इसका मतलब 80 रुपए मेरे प्यारे बच्चों मुझे कहीं और से भी कमाने होंगे।
क्योंकि इस 206 में से मैं 126 ही कमा पाया हूं वहां से, तो यानी बाकी जो 80 रुपए वो मुझे और कहीं से कमाने पड़ेंगे। कहां से? पी रुपए पे। तो इस पी रुपए पे 16% की रेट से जो 1 साल का ब्याज है वही तो 80 रुपए एक्स्ट्रा होगा, और 80 कमाने का कोई स्रोत ही नहीं है। अब 3 साल मत करना, क्योंकि 3 से भाग दे के मैं ऑलरेडी डाटा 1 साल का ले आया, तो इसलिए दिक्कत नहीं है। अब कहानी को समझो। 16×5 = 80, तो प्रिंसिपल आ गया मेरे प्यारे बच्चों 500, यानी उसने अपनी जेब से 500 रुपए और लगाए। क्लियर है भाई? देखिए डाउट नहीं है इसमें। मेन चीज है कि आप लैंग्वेज को 2 बार 3 बार पढ़ें। जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं, आपको डाउट ही आते रहेंगे। इसलिए ज्यादा कोशिश पढ़ने पे लगाइए। आइए मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं कुछ ऐसे सवाल उठा रहा हूं जो सच मायने में अगर आप बात करें तो इनका शॉर्टकट आपको मिक्सर एंड एलिगेशन में मिलेगा, लेकिन यहाँ मैं इनको डिटेल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कह रहा है एक आदमी ने 65,000 रुपये इन्वेस्ट किया ए, बी और सी 3 बैंकों में। ₹65,000 मेरे प्यारे बच्चों ए, बी और सी 3 बैंकों में इन्वेस्ट किया है। ए बैंक, बी बैंक और सी बैंक में पैसा लगाया। साथ में ये भी कह रहा है कि भैया जो ए बैंक है उसमें निवेश किया गया धन सी बैंक में निवेश किए गए धन का 71 सही 3/7% है। 71 सही 3/7% है। इसकी फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों 5/7। इस बात को समझो। इफ द अमाउंट invested in bank A was 71:3/7% of amount invested in बैंक C। अगर ए बैंक में निवेश किया गया धन सी बैंक में निवेश किए गए धन का 71 सही 3/7% है, 71 सही 3/7% है, तो भैया कहानी बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों 71 सही 3/7% की फ्रैक्शन 5/7। तो कहता है ए बैंक में निवेश किया गया धन सी बैंक में, तो सी बैंक में अगर 7 यूनिट इन्वेस्ट है तो ए में होगा 5, तो सी में अगर 7x इन्वेस्ट है तो ए में होगा 5x इन्वेस्ट। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। अब बेटे एक बात बताइए, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो जरा कहानी को बताइए कि अगर टोटल 5x और 7x 12x यहाँ इन्वेस्ट हो गया, 65,000 में से 12x यहाँ लग गया, तो बचा कितना? 65,000 माइनस 12x। हाँ है ना? अब भैया पहले 5x रुपए पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 1 साल का ब्याज इतना बना। दूसरा है 65,000 माइनस 12x, इस पे 16% की रेट से 1 साल का ब्याज इतना बना। और तीसरे वाले में 7x पे 18% की रेट से 1 साल का ब्याज इतना बना। और कह रहा है जी ये तीनों ही जो इंटरेस्ट हैं ये बेटे बराबर दे रखे हैं किसके? तो आप कहेंगे सर तीनों ही इंटरेस्ट उसने बराबर दे रखे हैं किसके भाई? तो बराबर दे रखे थे 10,800 रुपए के। कहाँ दे रखा? 10,800। कहते हैं 1 साल में 10,800 रुपये ब्याज मिला, तो ये इक्वल रख दो 10,800। अब मेरे प्यारे बच्चों इसे सोल्व कर दीजिए। सोल्व कर दोगे, एक्स की आप वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। डिटेल ही मैंने यहां बताया, शॉर्टकट इसका मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा मिक्सर एंड एलिगेशन में, तो अभी आप डिटेल ही जानिए। आइए अगला करते हैं। कह रहा भाई एक आदमी ने 80,000 रुपये इन्वेस्ट किया है ए, बी और सी 3 बैंकों में। कहता जी 80,000 रुपये ए, बी और सी 3 बैंकों में इन्वेस्ट किया है। ए, बी और सी 3 बैंकों में। बैंक ए में निवेश किया गया धन, बैंक ए में निवेश किया गया धन बैंक सी में निवेश किए गए धन का 20% है। कहता है बैंक ए में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो बैंक सी में इन्वेस्टेड पैसे का 20% है। 20% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/5 है। इसका मतलब अगर बैंक सी में 5 यूनिट इन्वेस्ट हुआ है तो बैंक ए में कितना इन्वेस्ट हुआ भाई? तो वो 5 का 20% यानी 1 यूनिट इन्वेस्ट हुआ है।
यानी बैंक सी में अगर 5 यूनिट पैसा इन्वेस्ट हुआ है तो ए बैंक में 1 यूनिट पैसा इन्वेस्ट हुआ। तो मान लो मेरे भाई यहां 5x लगाया है तो यहां कितना लगा होगा x। आइए, तो भैया यहाँ 5 और 1 6x हो गया, तो यहां लगा होगा 80,000 माइनस 6x। अब सवाल में कह रहा है क्या, कहता है कि भैया x रुपए पे, पहले वाले पे 15% की रेट से कितने साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज कितना होगा। यहां देखें तो 80,000 माइनस 6x, इस रुपए पे 16% की रेट से 2 साल का ब्याज, 5x रुपए पे 27% की रेट से 2 साल का ब्याज। कहता है 2 साल बाद उसे 36,400 रुपये ब्याज मिला, 36,400 रुपये ब्याज। तो ये है मेरे भाइयों सवाल का डिटेल सॉल्यूशन, और मुझे उम्मीद है आपको ये बात पल्ले पड़ गई होगी। तो डिटेल में आप सोल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और इस तरह से आंसर आ जाएगा। अगर हमें इस सवाल का सोर्ट चाहिए तो मेरे भाई उसके लिए फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन का, वो मैं इसे अपने आप कराऊंगा। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। अब इतना काम आप करके आएंगे और कल फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।